गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न की 26 जून के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द 6 years ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी अंडर GS1। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उन्होंने 6th एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करी है सो दैट हम क्या कर सकें, ये जो हमने 3 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशंस लॉन्च किए थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए। कमेमोरेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना। अब वो 3 स्कीम्स कौन कौन सी थी, एक तो थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमरूत स्कीम, एंड है स्मार्ट सिटीज मिशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये आपको पता है इसका एम क्या है। इसका एम ये कि हमें क्या करना है, जो बेसिकली हाउसिंग फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, मिडिल इनकम कैटेगरीज में हैं जो, या फिर जो स्लम ड्वेलर्स हैं, मतलब जो अर्बन एरिया में जो स्लम्स में रहते हैं लोग, हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पक्का हाउस प्रोवाइड करते हैं 2022 तक। अब इसकी प्रोग्रेस क्या है, 6 साल में हम ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर 1,12,00,000 हाउसेस को सेंक्शन कर चुके हैं। और पहली बार हमने क्या किया है, होम लोन्स पे हम इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, स्पेशली किसको, मिडिल इनकम ग्रुप को, जिनकी एनुअल इनकम 18 लाख से क्या है, कम है। फाइन। तो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ये आपको पता ही होगा, अर्बन माइग्रेंट्स या जो पुअर मतलब कि जो किसी और सिटी में जाके रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ताकि उनको अफोर्डेबल रेंट पे वो रह सके, तो हम उनके लिए अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किए गए हैं सो दैट वो क्या कर सके, वो सस्ते रेंट दे के क्या कर सके, वहाँ पे रह सके, बिकॉज जिन लोगों का स्पेशली कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है अमरूत स्कीम। हम देखो ये पढ़ते रहते हैं, इसका एम यही था कि हम क्या करें, सभी जो हाउस होल्ड्स हैं या जो सिटीज़ की जो भी, वहाँ पे हम क्या कर सके, जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है, ये जो बेसिक सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज, ये सब हम प्रोवाइड कर सकें। और इस स्कीम के अंडर 500 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। अब इसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं। इसके अंदर हम ऑलरेडी 105 लाख हाउस होल्ड्स को वाटर टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर चुके हैं और 78 सीवर कनेक्शन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा 88 लाख स्ट्रीट लाइट्स को हम रिप्लेस कर चुके हैं विद एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये पावर कम खाती है, एनर्जी कम कंज्यूम करती है और इवन के लाइटनिंग भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। हाईवर हमारा जो टारगेट था वो 101 लाख था कि हमें LED लाइट्स लगाने हैं, रिप्लेस करने हैं, लेकिन अभी तक हम कितने किए हैं, 88 लाख करनी है, ठीक है। और इसके थ्रू हमने कितनी एनर्जी सेव करी है, नियर अबाउट 193 करोड़ यूनिट। अब क्या है, जो तेरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 84.6 लाख टन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट हमारा रिड्यूस्ड हुआ है आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्कीम। फाइन। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका यही था कि हमें क्या करना है, हमें सिटीज़ को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है सो दैट सिटीजन्स को अपने सराउंडिंग में स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड मिल सके, जैसे स्मार्ट ग्रिड हो गया, स्मार्ट वाटर यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा। अब इसकी प्रोग्रेस क्या है, 70 स्मार्ट सिटीज़ को ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं और वो अभी ऑपरेशनल है they are operationalized their integrated command and control center, जो कि एक तरह का वॉर रूम्स को भी यूज़ किए गए फॉर COVID-19 मैनेजमेंट। अब जरा हम देख लेते हैं इस इवेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लॉन्चेस किए गए। सबसे पहले हम इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 स्टार्ट किए गए, जिसमें इंदौर और सूरत को सिटी अवार्ड जीता है ज्वाइंटली दिस ईयर। जिसके अलावा जो ओवरऑल डेवलपमेंट में, इसके अलावा स्टेट अवार्ड में जीता है यूपी, उत्तर प्रदेश में स्टेट अवार्ड जीता है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2 में इसका ये था कि हमें क्या करना है, एक रोड मैप प्रोवाइड करना है सो दैट हम क्या कर सकें, अपने फॉर्मुलेट कर सकें, इस तरह की स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकें और अपना जो अर्बन क्लाइमेट एक्शंस है उनको मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा है डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2। इसमें हमने रैंकिंग प्रोवाइड की गई सो दैट जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो कंटिन्यू इन्वेस्ट कर सकें डेवलपिंग में और अपना जो इकोसिस्टम है, डाटा इकोसिस्टम है, उसको और स्ट्रेंथन बना सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग कन्वेंस द नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो कैसी ये जो न्यूज़ है अगेन सोशल इशूज़ में कवर होगी, आइदर अंडर GS1 एंड GS2। फाइन। तो अगर कोई ऐसी है, जैसे सपोज करो, ठीक है, इंदौर सूरत ने सिटी अवार्ड जीता, तो ये प्रीलियम स्पेसिफिक बन सकता है, ठीक है। अब जो ये सब स्कीम्स थी, नॉर्मल स्कीम्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें अगर कोई रैंकिंग है तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो डाटा है वो आप बेसिकली कहाँ लिखोगे, अपना मेंस में ही लिखोगे। उसी तरह जो हम नेक्स्ट स्कीम पढ़ने वाली मैटरनल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी, तो सबसे पहले ये जो है कि किसने इसको कन्वेन किया, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो नीति आयोग ने किया। तो ये सब आपको प्रीलियम्स ओरिएंटेड पता होने चाहिए। बाकी जो न्यूज़ है प्रॉपरली किसमें करोगी, हमारी मेंस में। अब क्या, इस जो कंसल्टेशन का एम यही था कि हमें क्या करना है, ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करना है सो दैट जो बच्चों में ओवरवेट या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, स्पेशली चिल्ड्रन में, एडोलसेंट जो टीनेज में अभी बच्चे या वुमेन है, उनमें इस ओवरवेट की प्रॉब्लम को
एड्रेस कर सके। नीति आयोग ने डिस्क्राइब किया कि जो ओबेसिटी है वो एक तरह का साइलेंट एपिडेमिक है, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका इफेक्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है। मे वास्ट ओवरवेट या जो ओबीस चिल्ड्रन है वो स्पेशली अगर आप देखोगे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं, ओवरवेट बच्चे हैं, उनकी जो रेट है वो 30% इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। अभी क्या, अगर ओबेसिटी है तो इसमें क्या रिस्क बढ़ सकते हैं, मतलब ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है लोगों में, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले क्या है, वही जंक फूड खाना, अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट है, ईजिली आपको अपनी गली में भी ठेले वाला मिल जाता है, एसेसिबिलिटी आ गई, अफोर्डेबिलिटी बहुत कम, 10 रुपये में आपको चाउमीन मिल जाएगी अच्छी खासी, है ना। लोग फिजिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब घर में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ठीक है, ये मोबाइल चलाते रहते हैं और लाइफस्टाइल उनका बहुत बेकार हो चुका है। इसके अलावा क्या, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत इनएडिक्वेट रह चुकी हैं, या जो इनहेरिटेड आती है क्योंकि माँ बाप खुद मोटे हैं, पेरेंटल ओबेसिटी है, मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन, तो इन किसी वजह से क्या है ओबेसिटी का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। ओबेसिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, ओवरवेट एक अलग चीज़ होती है, ओबेसिटी एक डिजीज़ में कंसीडर की जाती है। ओबेसिटी हम डिफाइन करते हैं एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं रिस्क पे है। जो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 25 से ज़्यादा होता है उसको हम ओवरवेट कंसीडर करते हैं, और अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि आप ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी में भी अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके अलावा इंडिया ने ऑलरेडी क्या क्या कमिटमेंट्स लिए गए हैं सो दैट हम ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकें। सबसे पहले ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स, इसके अंदर यही है कि हमारा एम ये है कि हमें 2025 तक बच्चों में ओवरवेट इंक्रीज नहीं होने देना, ठीक है, नो इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओवरवेट बाय 2025। इसके अलावा अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2.2, मतलब कि हमें सभी तरह के माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है 2030 तक। अब इसके अलावा इंडिया ने क्या एक्शन लिए हैं टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ओबेसिटी। सबसे पहले FSSAI का ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव, ये आपको पता ही है। इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, इस प्रैक्टिस डेवलप करनी है सो दैट लोग सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को इंटेक करें, हेल्दी ईटिंग परफॉर्म करें अराउंड द स्कूल प्रेमिसेस। फिट इंडिया इनिशिएटिव किया था जिसमें हमने अवेयरनेस फैलाई है फिटनेस पे, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, और किस तरह से स्कूल, कॉलेज एंड विलेजेस में हम फिटनेस पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या किया था, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, ये किन के लिए, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन फीडिंग के लिए। फाइन, तो गाइस इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ लिडार सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरियाज रिलीज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GST। अभी देखो ये जो सर्वे किया गया है वो किसके अंडर टेक किया गया है, किसके अंडर किया गया है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये एक तरह का पहला यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो हमने किसके थ्रू, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब सिंपल बात है कि हमने फॉरेस्ट एरिया, कितना हमारा एरिया है, कितना उसमें मतलब डिक्लाइन हुआ है या क्या उसमें इंक्रीज़ हुआ है, ये पूरा जो सर्वे किया है वो हमने पहली बार इस टेक्नोलॉजी से किया है। ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो एनिमल्स हैं वो वाटर की सर्च में मतलब कि बाहर ना जाएं, और इस वजह से जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिड्यूस हो। अभी क्या है, जो सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पर्कोलेशन टैंक बनाना, फील्ड फंड या फार्म पोन्ड, इनको बिल्ड किया जाएगा सो दैट हम ज़्यादा मतलब कि देखो जो भी एनिमल्स हैं उनको प्यास तो बुझानी है, पानी तो पीना है, तो वो उनकी सर्च में बाहर जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह के टैंक्स बनाएगी सो दैट इससे क्या होगा, जो रेन वाटर होता है उसको वो कैच करेगी, और जो रेन वाटर जैसे बहेगा उसको भी प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट द स्ट्रीम रन ऑफ, दस एडिंग इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। फाइन, तो रेन वाटर को प्रिजर्व करने का एम ये है कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएंगे, और भी बड़े फायदे हैं, ठीक है, हमने देख लिया। इस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया गया किसके द्वारा, अवार्डेड टू द वेबकोस, जो कि PSU किसके अंडर, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर, और ये रिच टू वैली अप्रोच को फॉलो कर रही है। अब ये रिच टू वैली अप्रोच क्या है, इस अप्रोच का एम ये कि हमें क्या करना है, वाटर कंजर्व स्टार्ट करना है, कहाँ से, रिच पे, और रिड्यूस करना है कि जो मतलब कि अगर पानी आता है, बारिश आती है, तो जो सर्विस रन ऑफ वॉल्यूम है या फिर जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, इन दोनों को रिड्यूस करना है। मतलब कि वाटर को कंजर्व करना है और सरफेस रन ऑफ वॉल्यूम और वेलोसिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस करना है। इसके अलावा अब ये सब काम में पैसा तो लगेगा, इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम्पा के अंदर जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। वैसे एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं, जो कि पल्स लेज़र की फॉर्म में होती है, जो क्या करती है, कुछ डिस्टेंसेस को मेजर करती है। फाइन, इसके अंदर एक लेज़र होता है, स्कैनर होता है, और एक स्पेशल GPS रिसीवर होता है। एप्लीकेशन है कि आप इसको ओशनोग्राफी का, ओशन का आपको कुछ मतलब कि डाटा करना है, सर्वे करना है, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, वहाँ सब आप यूज़ कर सकते हो। दो तरह की लाइडा टेक्नोलॉजी होती है, एक टोपोग्राफिक होती है जो क्या कहते हैं, नियर इंफ्रारेड लेजर को यूज़ करती है लैंड को मैपिंग करने के लिए। एक पैथोमेट्रिक होती है, ऑफकोर्स आप नाम से समझ में आ रही है, ये क्या करती है, मेनली वाटर में पेनिट्रेट होती है, ग्रीन लाइट यूज़ करती है सो दैट वो सी फ्लोर को मेजर कर सके, और रिवर बेड एलिवेशन को, मतलब जो भी रिवर में अगर ऐसे ऐसे ऊंचे विंचेज हैं उन सबको एलिवेट कर दे, ठीक है। तो वही लैंड के लिए अलग है और ओशन के लिए अलग है।
नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, चाइनीज़ एनरोचमेंट्स इन भूटान कुड इमर्ज एज अ हेडेक फॉर इंडिया इन चिकन स्नैक। अब कहीं से चिकन स्नैक क्या है, सिलगुड़ी कॉरिडोर ही है। तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी कवर होगी। अभी का जो वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग ये बोला है कि चाइना कहीं ना कहीं भूटान में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, 3 विलेजेस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद रोड्स बना रहा है, वहाँ पे मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहा है भूटान के लैंड पे, ठीक है, विच ऑन लैंड अंडरस्टूड फॉर सेंचुरीज टू बी विद इन द भूटान। लास्ट ईयर चाइना ने ये क्लेम किया था कि जो भूटान में साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एट ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल बाय अपोजिंग फंडिंग टू द प्रोजेक्ट। फाइन, तो आप देख सकते हो कि एज पर वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट चाइनीज एनरोचमेंट्स इन भूटान इन्वॉल्व, मतलब क्या क्या चाइना भूटान में अपनी मोनोपोली कर रहा है, 3 विलेजेस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मिलिट्री आउटपोर्ट्स को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अंडरस्टूड फॉर सेंचुरीज टू बी विद इन द भूटान, ठीक है। लास्ट ईयर चाइना ने क्या किया था, क्लेम किया था, कहाँ पे क्लेम किया था, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में, और ये बोला था कि जो भूटान में साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके फंड्स आपको नहीं देने। क्यों? क्योंकि चाइना मानता है कि वो पार्ट मेरा है, ठीक है। तो इंडिया का कंसर्न है, इंडिया का कंसर्न ये है कि जो सिलगुड़ी कॉरिडोर है या फिर जो चिकन नेक है वो 60 किलोमीटर लॉन्ग 22 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में, जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड को कनेक्ट करती है, और इसलिए वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है अगर वो नॉर्थ ईस्ट का कनेक्ट करना है। ऑफकोर्स मतलब कि हम मानते हैं कि ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया में आता है और इंडिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट से। अगर भूटान की वजह से चाइना ने ले लिया तो हमारे फिर दिक्कत आ जाएगी इसमें लेके, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जो भूटान है वो कहीं ना कहीं क्या है, ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था, और इंडिया ने क्या किया, अपनी रिलेशनशिप इसके अच्छी करी है सिंस 1947, और इवन की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी आई थी 1949 में, जिसमें हमने इंडिया को बताया था कि इंडिया किस तरह से भूटान की फॉरेन पॉलिसी को रोल करता है। मतलब एक तरह से इंडिया काफ़ी अच्छा किसका फ्रेंड है, भूटान को, और इंडिया को भूटान की काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह चाइना का गोल है कि हमें क्या करना है, ट्रेड लैंड से थ्रू ट्रेड करना है, और इसलिए वगैरह नॉर्दर्न भूटान में ऑक्यूपाई कर रहा है लैंड फॉर अ पैच ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑन भूटान वेस्टर्न बॉर्डर, जिसकी वजह से क्या है, चाइना मतलब जो अभी तक हम स्ट्रेटेजिकली ले रहे थे, तो चाइना क्या कर सकता है, वो मिलिट्री एडवांटेज कर सकता है ओवर इंडिया एट अ स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट। इसके अलावा चाइना ने ऑलरेडी पहली बुलेट ट्रेन लाइन भी तिब्बत में स्टार्ट कर चुकी है, जो ल्हासा को निंगची से लिंक कर रही है, नियर द बॉर्डर है जो अरुणाचल के। इसके अलावा डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था, जिसमें ये शो करता है कि चाइना कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, टैप वाटर इंक्रीजेज 4-fold फ्रॉम 7% टू 31% इन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज वेरी अच्छी न्यूज़ है, ये इकोनॉमी में कवर होगी। अभी एक इंडिपेंडेंट अप्रोजल रिपोर्ट है जो रिलीज़ की गई, किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने हाईलाइट किया है कि जो 84 लाख हाउस होल्ड्स हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से क्या मिला है, उनको टैप वाटर कनेक्शन मिला है इन लास्ट 22 मंथ्स अंडर द जल जीवन मिशन। देखो जल जीवन मिशन का एम यही कि हमें क्या करना है, हर घर नल से जल, ठीक है, तो इनका एम ही है। तो पिछले 22 महीने में 84 लाख घरों को हमने क्या किया है, जो स्पेशली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हमने उनको वाटर कनेक्शन दिया, टैप वाटर कनेक्शन दिया। अभी रिपोर्ट ने ये बोला कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा अपलोड किया, उसकी तारीफ करी है, और बोले कि एक सक्सेसफुल मॉडल है सो दैट हम लोकल एरिया को डेवलप कर सकें फॉर कंट्रीज जहाँ पे जो रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखना अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पे क्या है, या फिर इंडिया इतनी अच्छी कंट्री है लेकिन वहाँ पे कहीं स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कहीं स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, तो उनमें जो ये पैरिटीज़ एंड डिस्पैरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने में ये जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सकें, जो सिटीजन्स 117 डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकें, जो काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर्स में। और ये मेजरली 5 एरियाज़ पे काम करता है। सबसे पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट पे, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जल जीवन मिशन भी आपको पता होगा 2019 का है, जिसका एम ये कि हमें क्या करना है, हर बंदे को हर दिन हमने 55 लीटर पानी क्या करना है, प्रोवाइड करना है टू एवरी हाउस होल्ड। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हर घर नल से जल थ्रू द फंक्शनल, और वो जो टैप है वो काम भी करनी चाहिए बाय 2024, ठीक है। इस मिशन के स्टार्टिंग में ओनली 17% हाउस होल्ड थे जिनके पास टैप वाटर की सप्लाई थी। कोविड-19 के ड्यूरिंग भी हमने 4.36 करोड़ हाउस होल्ड्स को हमने पाइप कनेक्शन प्रोवाइड किया है और 23% इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, यहाँ पे ऑलरेडी 100% हाउस होल्ड कनेक्शन है, जहाँ पे हम लोगों को हर घर में
एक नल से जल प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, अब हम बताते हैं अपनी छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज़ द क्लैश एक्शन शूट। तो अभी क्या आफ्टर जो साइक्लोन टॉक्टे जो हिट हुआ था ONGC की बर्ज वेसल ऑफ बॉम्बे हाई में, जो उसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ रिजल्टिंग इन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, नीड फॉर इफेक्टिव क्लास एक्शन सूट वॉज हाईलाइटेड। अभी क्या क्लास एक्शन, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एक्शन भी बोलते हैं, एक तरह का केस फाइल हुआ है जहाँ पे काफ़ी जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली ब्रिंग्स अ क्लेम टू द कोर्ट। सिंपल बात यह है, साइक्लोन टॉक्टे वेस्ट कोस्ट में आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ONGC का जो ऑफिस है बॉम्बे हाई में, जो उसकी रिफाइनरी है, वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ भी हुई है और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिला है। इसी वजह से क्या है, काफ़ी लोगों ने मिलकर क्या किया है, केस फाइल किया है ONGC के अगेंस्ट, ठीक है, और वही चीज़ अभी कोर्ट में आई है। इन्होंने फाइल किया है, इट इज़ फाइल जनरली, जब ये क्लास एक्शन इसलिए बोलते हैं, काफ़ी ग्रुप ऑफ लोग एक्शन लेते हैं, इट इज़ फाइल जनरली व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी लोग सफर्ड हुए हैं विद द सेम और सिमिलर जर्नी। जो लीगल प्रोविजन होता है फॉर फाइलिंग, अब आप क्लैश एक्शन सूट कब फाइल कर सकते हो, किस प्रोविजन के अंडर, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, ये कंपनीज एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इन 4 प्रोविजन के अंडर आप ये क्लैश एक्शन क्या कर सकते हो, सूट मतलब कि फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिसाइडेड टू रिटेन पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट टिल नेक्स्ट परफॉर्मेंस रिव्यू। अभी क्या है, जो FATF है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी, जब G7 समिट हुआ था पेरिस में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। और ये क्या करता है, ये देखता है कि कहीं पे लोग मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करे, ब्लैक मनी को वाइट मनी तो नहीं कन्वर्ट करे, या वो किसी मनी को टेररिस्ट ग्रुप को फाइनेंस तो ना करे, इन सबको क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई भी कंट्री को हम ग्रे लिस्ट में मतलब कि फाइल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान अभी भी काम नहीं कर रहा है ऐसे कि जिससे वो अपनी फाइनेंस मतलब कि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, फेडरलिस्ट का असेस दिलवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एड फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉडीज। नेक्स्ट है इतात-ए-द्वार। अभी क्या एक ई फाइलिंग पोर्टल है, किसका, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्टर ऑफ लॉ के द्वारा। ये एक लार्जर नैरेटिव है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें कंट्री क्या जाएगी डिजिटल मीडिया के थ्रू वास्ट चेंज ला सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, जो इतात, दैट इज़ द इतात का फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसकी असेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो पेपर का यूज़ है उसको कम होगा, ठीक है, कॉस्ट बचेगी, और जो केसेस की जो फिक्सेशन है उसमें भी रिजोल्यूशन होगा, और जल्दी हम क्या करेंगे, केसेस को डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट है बायोटेक किसान एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ ईस्ट। अभी ये DBT के अंदर, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एक बायोटेक कृषि इनोवेशन स्कीम एप्लीकेशन नेटवर्क चल रहा है, जो कि एक साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है, जिसको 2017 में लॉन्च की गई थी। देखो अब इस स्कीम के अंडर क्या है, हमने ऑलरेडी इस तरह के 146 बायोटेक किसान हब्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसके अंदर हमने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कवर किया। आपको पता है इंडिया में कितने डिफरेंट जोन्स हैं, तो ऐसे में हमने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कवर किया है और 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को भी किया है। अब अगर हमने ये जो प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक्सटेंड किया है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो उसमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट एग्रीरियन है, और 70% जो वहाँ की वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, तो ऑफकोर्स डायरेक्टली उनका लाइवलीहुड इंप्रूव होगा। इसके अलावा वो जो रीजन है वो मेयरली 1.5% है, जहाँ पे कंट्री का फूड ग्रेन होता है, और कंटिन्यू क्या करते हैं, हम फूड ग्रेन वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉर इवन फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। नेक्स्ट है रामगढ़ विश्वधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी के राजस्थान इज ऑल सेट, इट इज़ रेडी कि अब उसको वहाँ पे अपना 4th टाइगर रिजर्व मिला है आफ्टर द रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बूंदी। मतलब आपको पता है ना, राजस्थान में एक बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, तो बूंदी में इस टाइगर रिजर्व को अब मिल गया है, और इस नोड मिले किसको, NTCS, दैट इज़ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगर कहीं किसी भी हम चीज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, तो ये नोड कौन देता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देता है। इसके अलावा राजस्थान में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो। और इस तरह से राजस्थान में 4 हो गए, और इंडिया में टोटल 52 टाइगर रिजर्व हो गए। इस सेंचुरी में अभी कौन कौन से स्पीसीज पाई जाती हैं, लाइपर्ड्स, सांभर्स, चीतास, वाइल्ड बोर्स, स्मॉलर कैट्स, करकालास, चिंकार्स एंड नीलगाय। लास्ट न्यूज़ है INF, दैट इज़ द इंडियन नेवल शिप विक्रांत, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर। अभी क्या इंडिया का जो फर्स्ट IAC ये जो विक्रांत है वो पहली बार 2022 में कमीशन होने वाला है। ये क्या ऑपरेट करेगा, MiG-29 के फाइटर क्राफ्ट को, KMOV 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को, जिसको जल्दी ही इंडक्टेड किया जाएगा विद MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का, जिसको इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड है ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये क्या करेगा, अब इसका जरा हम बेनिफिट देख लेते हैं। आपको काफ़ी प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगा, और इसकी एबिलिटी है कि वो क्या करेगा, एयर की पावर को प्रोजेक्ट करेगा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज, ठीक है। एयरबोर्न जो एंटी सबमरीन वारफेयर हो गया, एयरबोर्न जो अर्ली वार्निंग है, उन सबको एबिलिटी है ये ऑफर करेगा। इसके अलावा जो
IAC है, उसके पास एक स्टोबर है, दैट इज़ अ शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कन्फिगरेशन भी है, जिसमें एक स्काई जंप की भी कैपेबिलिटी है। फाइन। तो गाइज यहाँ पे हमारा डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।